नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में इससे पहले हमने जो अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तिका है उसके 2 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। और लास्ट सेशन में हमने जो हमारा चैप्टर था साना साना हाथ जोड़ी, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। और देखिए, मैंने आप लोगों से कहा चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो उसे जरूर क्लियर करें नेक्स्ट सेशन में। और इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर आपकी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है उससे भी हमने काफी सारे चैप्टर जो है कर लिए हैं। लगभग कुछ ही चैप्टर जो है अब हमारे शेष हैं जिन्हें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर ले रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है वाच्य, क्योंकि क्लास 10th में ये वाच्य ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको व्याकरण में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है और एग्जाम में भी ये आता है। आप लास्ट सेशन लास्ट फ्यू जो है 4-5 इयर्स के अगर आप पेपर देखेंगे जो आपके हैं एग्जाम के बोर्ड के, उनको अगर आप देखेंगे आपको उसमें वाच्य जो है हर जगह दिखाई देंगे। तो वाच्य क्या होता है, वाच्य किसे कहते हैं, आपने क्लास 9th में भी ये टॉपिक पढ़ा होगा। आज हम यहाँ पर फिर से अपने इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, इसको यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ ही आप लोगों के साथ इसको डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वाच्य हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए, वाच्य जो है इसमें वाच्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। ठीक है, वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी कि जो भी आप वाक्य में जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, तो आखिर आपके बोलने का विषय क्या है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो हमारे वाक्य होते हैं, ठीक है, वाक्य आपने पढ़े होंगे, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाक्य और वाच्य में ये अंतर जो है ये तो आपको पता होगा, वाक्य क्या होता है और वाच्य। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, वाच्य अलग होता है और वाक्य अलग होता है, ये तो पता है ना आपको। वाक्य अलग होते हैं और वाच्य अलग होते हैं। वाच्य किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, ये पता है ना आप सभी को। वाक्य किसे कहते हैं ये पता है ना सभी को। देखिए, सबसे पहले जो हमारी व्याकरण होती है उसमें हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम कहते हैं कि वर्णों का सार्थक मेल, जब वर्णों का सार्थक मेल कराया जाता है तो क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है, वर्णों का के सार्थक मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है, तो शब्दों को जब हम व्यवस्थित और सार्थक क्रम में रखते हैं, व्यवस्थित और सार्थक क्रम में रखते हैं, तब क्या बनता है, वाक्य बनता है। ये पढ़ा है ना आप सभी ने, वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, ये टॉपिक मैं आगे सबसे पहले ये क्लियर कर चुकी हूँ, क्योंकि जब शुरुआत की थी तो शुरुआत मैंने बहुत इजी टॉपिक से की थी। यहाँ पर हमने हिंदी का जो टॉपिक था हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण, यानी कि जिसमें मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था, लिपि के बारे में बताया था, व्याकरण के बारे में बताया था। और व्याकरण में भी हमने यहाँ पर 3 टॉपिक, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये जो हमारे 3 टॉपिक थे ये हमने पढ़े थे। और इसमें आपका ज्यादातर ये वाली चीजें नहीं आती, इसमें आपका आता है ज्यादातर जो है वाच्य और वाक्य परिवर्तन। ठीक है, वाच्य परिवर्तन और वाक्य परिवर्तन और क्रिया शब्द छाटिए, ये भी आपका इसमें आता है। और क्रिया का भेद बताइए, ये भी आपका, ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम्स के टॉपिक हैं। ठीक है, तो हमने कहा वाच्य, वाच्य यानी कि बोलने का विषय, यानी कि वाक्य में बोलने का विषय क्या है। ठीक है, तो आप सभी ने पहले कभी वाच्य पढ़े हैं, जीआईसी पागलपुर माँ। हेलो जी मैम, गुड यस आफ्टरनून। बच्चे, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। आप क्लास 10th के बच्चे हैं आप सभी यहाँ पर। यस मैम, क्लास 10th के ही बच्चे हैं सारे।
हाँ जी, तो आपका सिलेबस मतलब कितना कंप्लीट हो चुका है? क्या कौन सा टॉपिक है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, या आपको लगता है आपको इसको एक बार रिवाइज करना चाहिए? कोई ऐसी कविता जो, क्योंकि देखिए क्लास 10th में तो लगभग हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और इतना बहुत सारा टाइम भी हमारे पास नहीं होता कि हम हिंदी को रटे। बाकी भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा आपका चैप्टर जो आपको समझ ना आया हो या अभी तक आपने ना पढ़ा हो? मैम वैसे तो हिंदी में जो हमारी बुक्स के चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, बट बुक में जो काव्य खंड का चैप्टर है अट नहीं रही है मैम। वो चैप्टर है वो अच्छा समझ में नहीं आया अभी बिल्कुल भी। मैम पोयम है अच्छा, तो काव्य बच्चे खंड। वैसे तो ये चैप्टर हमारा यहाँ से भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने क्लास अटेंड की होगी तो शायद आपने देखा होगा, नहीं तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको दोबारा पढ़ें, समझें, क्योंकि ये हमारी लाइव क्लास है, इसमें क्या होता है कि हम जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको अपने डाउट्स रखने हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी है, और हम आपकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, ठीक है? आपने बहुत अच्छा यहाँ पर बताया कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आया, तो इसको हम यहाँ पर जरूर एक बार रिवाइज करेंगे चैप्टर को अच्छे से, लेकिन आपको अवेलेबल रहना है, ठीक है ना? आपको यस अवेलेबल मैम। रहना है क्लास में। और तभी देखिए, क्योंकि क्लास तो हो जाती है, कई बार होता है कि बच्चे नहीं होते हैं क्लास में, ठीक है ना? अब देखिए, मैं हिंदी में जो भी टॉपिक आपको कराती हूँ, मैं हर क्लास में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा उसको रिवाइज करवाती हूँ, ताकि बच्चे कनेक्ट हो पाए कि हाँ हमने पढ़ा था पिछली क्लास में और अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? और कोई डाउट? देखिए, हिंदी व्याकरण में आपने कुछ पढ़ा है अभी तक? मैम अभी हिंदी में अभी बुक का सिलेबस कंप्लीट कराए थे, इसलिए अभी व्याकरण का नहीं हुआ है, बट अब व्याकरण का अब स्टार्ट होगा। हाँ जी, और मैम वेरी गुड। उसमें आधा हो चुका है मैम, कुछ चलिए मतलब अभी चलिए, अभी व्याकरण स्टार्टिंग हुआ है। ओके 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 ओके, चलिए। तो हम भी यहाँ पर, अभी हमने भी यहाँ से व्याकरण बहुत ज्यादा तो आपको नहीं करवाया है, शुरुआत के एक या दो टॉपिक हमने किए थे। और ये जो हमारा टॉपिक है, आपने देखा होगा, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे जो है वो काफी एक्टिव रहते हैं, वो पहले से ही अपने जो ओल्ड पेपर्स हैं वो देख लेते हैं या पूछ लेते हैं, ले लेते हैं। तो आपने देखा होगा, वाच्य जो हमारा टॉपिक है, ये काफी टाइम से आपका आ रहा है एग्जाम में, है ना? आपने देखा होगा यस मैम, वाच्य, प्रीवियस पेपर में है। ठीक है? तो आज हम इसी टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और बिल्कुल चाहे रफ नोटबुक हो या पेयर नोटबुक हो, जरूर ले लें अपने पास, और उसमें नोट डाउन करें जितना भी आपको बताया जाता है, और घर से जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको एक बार रिवाइज करके जरूर आए, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम और भी अच्छे से अपनी क्लास आगे कंटिन्यू कर सके, ठीक है? वेरी गुड यस बच्चे। मैम। और मुझे लगता है कि इसी तरह से अगर आप लोग इंटरेक्ट करेंगे ना, तो तभी हमें पता चल पाएगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है, या क्या आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, या आपको इस क्लास का, यानी कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आप जो ये 40 मिनट्स यहाँ पर हमें दे रहे हैं, उसका कितना आपको लाभ हो रहा है, ठीक है ना? तो चलिए बैठ जाइए बच्चा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी डाउट हो तो जरूर क्लियर कीजिएगा। तो देखिए, हमने कहा हमारे जो वाच्य है, तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी कि आप कोई भी वाक्य, जीजीआईसी गैरसैंण क्लास में, ये डांस क्लास है बच्चे, जीजीआईसी गैरसैंण, क्या ये डांस क्लास है बच्चे? जीजीआईसी गैरसैंण केवल 2 बच्चे बैठे हुए हैं, और वो भी इस तरह से बैठे हुए हैं जैसे क्लास में कोई कथा चल रही है, बिना बुक के, बिना नोटबुक के, बिना पेन के, ठीक है? और बाकी बच्चे कर रहे हैं डांस। जीजीआईसी गैरसैंण, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जीजीआईसी गैरसैंण, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इनको रख लो। तो देखिए, शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, वाक्य में किसकी प्रधानता है, प्रधानता यानी कि मुख्य क्या है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ उदाहरण लेंगे, और उससे आप आगे समझेंगे कि आखिर ये वाच्य है क्या, ठीक है? तो सबसे पहले तो बताया कि वाच्य यानी कि बोलने का विषय, तो अर्थात वाक्य में किसकी प्रधानता है। अब जैसे आप यहाँ पर कुछ
वाक्य देखेंगे। ठीक है, अब वाक्य देखिए, आयुष पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, आयुष पुस्तक पढ़ता है। संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। ठीक है, फिर हम यहां पर लिखेंगे, नेहा से गाया नहीं जाता। तीन तरह के हमने यहाँ पर वाक्य लिखे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर तीन तरह के वाक्य लिखे हैं। पहला हमने लिखा है आयुष पुस्तक पढ़ता है। दूसरा हमने लिखा है संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। तीसरा हमने लिखा है नेहा से गाया नहीं जाता। अब तीनों को आपने समझना है और हमने ये देखना है कि इन वाक्यों में बोलने का विषय क्या है, अर्थात वाक्य में किसकी प्रधानता है, ये हमने देखना है। ठीक है, तो पहला वाक्य हमने यहाँ पर देखे। सबसे पहले आप देखेंगे इनकी क्रियाएं। ठीक है, अब क्रिया क्या होती, क्रियाएं देखने के लिए आप सबको ये पता होना चाहिए कि क्रिया होती क्या है। ठीक है, अगर आप कोई भी जो वाक्य आप लिखते हैं, वाक्य में अगर आपको आपने पद परिचय टॉपिक पढ़ा होगा, पद परिचय पढ़ा है आप में से किसी ने? इससे पहले पद परिचय टॉपिक पढ़ा है क्या? पद परिचय किसी ने भी? किसी ने नहीं पढ़ा? पद परिचय किसे कहते हैं, ये टॉपिक पढ़ा है किसी ने? पद परिचय, हैंड रेज करेंगे यस। तो ये टॉपिक पढ़ा है बच्चे आपने, पद परिचय? मैम जब काव्य खंड के चैप्टर पढ़े थे तो उसमें कवियों के कवियों के परिचय और पद के भी परिचय पढ़े थे। पद परिचय किसे कहते हैं? थोड़ा बहुत नॉलेज है, पद परिचय किसे कहते हैं? कोई और बच्चा? देखिए, कवि परिचय तो अलग होता है। किसी कवि परिचय यानी कि आप किसी व्यक्ति का परिचय दे रहे हैं। पद परिचय क्या होता है? देखिए पद क्या होता है, आपको उस पहले आपको पद समझना होगा, उसके बाद आप पद परिचय बताएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी कोई शब्द, ठीक है, जब भी कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने वाक्य बनाए हैं, ये सेंटेंस बनाया है हमने। अब जो भी कोई शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो अलग अलग व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। ठीक है, यानी कि वो पूरा अपना एक बैलेंस बनाकर वहां पर चलते हैं कि यहाँ पर संज्ञा है, यहाँ पर सर्वनाम है, यहाँ पर क्रिया है, यहाँ पर विशेषण है, यहाँ पर क्रिया विशेषण है, यहाँ पर संबंध बोधक शब्द है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अलग अलग व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं कि यहाँ संज्ञा रहेगी, यहाँ सर्वनाम होगा, वहां पर क्रिया होगी। ठीक है, और वही व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द जो है पद कहलाता है। तो हमने यहाँ पर कहा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर क्रियापद छांटना है कि क्रिया कौन सी है। ठीक है, अब क्रिया आपको पता है कि क्रिया किसे कहते हैं, इतना तो सबको पता होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है ना, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। 10th क्लास में आके ये सब चीजें तो हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो क्रिया यानी कि जिससे हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा आयुष पुस्तक पढ़ता है, तो हमारा यहाँ पर क्रिया क्या है, पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा देखा, संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। अब देखिए, हमें इनमें वाक्य में किसकी प्रधानता है ये देखने के लिए हमें सबसे पहले इनके जो क्रिया शब्द हैं उनको देखना होगा। तो पहले में है पढ़ता है, दूसरे में है खेला जाता है, तीसरे में है नेहा से गाया नहीं जाता। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों के तीनों क्रियाएं जो है क्या है, भिन्न है। तीनों की तीनों क्रियाएं क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है तीनों क्रियाएं।
दिखाई दे रही है ना तीनों क्रियाएं अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जाता। ठीक है, तीनों क्रियाएं अलग हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि जो मूल कारण है, यानी कि यहाँ पर जो वाक्य में मूल कारण है कि क्या, कौन हमें बताएगा कि इसमें प्रधानता किसकी है। तो यानी कि यहाँ आप देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि क्रिया किसके अनुसार लिखी गई है। जिसके अनुसार भी क्रिया लिखी जाएगी वाक्य में उसी की प्रधानता होगी। समझे आप कि जिसके हिसाब से क्रिया लिखी गई होगी वाक्य में उसी की प्रधानता होगी। जैसे हमने यहाँ पर लिखा आयुष पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब आयुष क्या है? पुल्लिंग है। आयुष क्या है? एक वचन है। बिल्कुल, क्रिया आप देखेंगे उसी के हिसाब से लिखी गई है। आयुष पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है। अगर यहाँ पर आयुष की जगह सीमा होता तो ये शब्द क्या होता? अगर आयुष की जगह सीमा लिखा होता तो क्या होता? सीमा पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, सीमा पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो ये क्रिया है ये किसके हिसाब से लिखी गई है? आयुष के हिसाब से लिखी गई है, यानी कि कर्ता के अनुसार लिखी गई है। कर्ता कौन होता है? काम करने वाला व्यक्ति। यहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति कौन है? आयुष है। आयुष पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो हमने देखा कि पहली जो हमारी क्रिया है उसमें क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार लिखी गई है, काम करने वाले व्यक्ति के अनुसार लिखी गई है। तो इसीलिए यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है। ठीक है, जहां पर कर्ता की प्रधानता होगी वो शब्द, वो वाक्य क्या होगा उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा वाक्य देखते हैं। संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। अब देखिए यहाँ पर संतोष द्वारा, गेंद तो खेल रहा है संतोष, लेकिन खेल तो रहा है संतोष, लेकिन किससे खेल रहा है? गेंद से खेल रहा है। किससे खेल रहा है? गेंद से खेला जाता है, खेला जाता है। ठीक है, संतोष द्वारा, यानी कि अब यहाँ पर कर्ता तो है ही, लेकिन उसके साथ कर्म भी है। कर्ता के साथ उसका कर्म भी है, गेंद से। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता की जो प्रधानता है वो थोड़ा सा कम हो जाती है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता आगे हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता आगे हो जाती है, गेंद से खेला जाता है। ठीक है, तो ये क्रिया कर्म के अनुसार लिखी गई है। इसी तरह से नेहा से गाया नहीं जाता। नेहा से गाया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो ये सारे शब्द, ये सारे वाक्य कैसे हैं? ये सारे वाक्य हैं यहाँ पर जो हमें क्या बता रहे हैं? भाव। ठीक है, उससे चला नहीं जाता। ठीक है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है हमें नहीं पता कि उससे क्यों नहीं चला जाता। ठीक है, तो ये सब क्या है? इसमें क्या आ रहा है? भाव आ रहा है, यानी कि ये जो आपकी क्रिया है ये भाव के अनुसार लिखी गई है। तो इस तरह से हमने देखा कि जितने भी हमारे वाक्य हैं उनमें क्रियाएं जो होती हैं वो अलग अलग तरह से लिखी गई होती हैं। कहीं पे कर्ता के अनुसार होती हैं, कहीं पर कर्म के अनुसार होती है, कहीं पर भाव के अनुसार होती है। तो इसी कारण जो है हमने देखा कि यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर जो प्रधानता है वो अलग अलग चीजों की है। तो इसी से हम बनाएंगे सबसे पहले वाच्य की परिभाषा। ठीक है, तो इसी से क्या बनेगी? हमारी वाच्य की परिभाषा बनेगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे परिभाषा। किसकी परिभाषा लिखेंगे? वाच्य की परिभाषा। ठीक है, वाच्य की परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम परिभाषा में? क्रिया के जिस रूप से, अब देखिए हमें पता किससे चल रहा है? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया से ही पता चल रहा है ना हमें। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि
यह पता चले, क्या पता चले कि वह वाक्य में, ठीक है, कर्ता कर्म या भाव के अनुसार, कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया का ही रूप बताएगा हमें कि ये आपका कृतवाच्य है, ये आपका कर्मवाच्य है, ये आपका भाववाच्य है। यानी कि 3 तरह से हमने यहाँ पर बताए। तो अब आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी वाच्य के भेद समझने में, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल 3 ही तरह से यहाँ पर बताया है कि जो 3 ही तरह से आपके जो भाव चीजें जो आती हैं, जैसे कहीं पर कृतवाच्य होता है क्योंकि क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है, कहीं पर कर्मवाच्य होता है क्योंकि क्रिया कर्म के अनुसार होती है, वाक्य में आए हुए कर्म के अनुसार होती है। ठीक है, कहीं पर आपका भाववाच्य होता है क्योंकि क्रिया जो है वाक्य में भाव के अनुसार आती है। ठीक है, तो इसी कारण जो है हमने वाक्य में कर्ता कर्म अथवा भाव, वाक्य में कर्ता कर्म अथवा भाव की प्रधानता के आधार पर, वाक्य में कर्ता कर्म अथवा भाव की प्रधानता के आधार पर हिंदी वाच्य के 3 भेद होते हैं। हिंदी वाच्य कौन कौन से होते हैं एक एक करके लिखेंगे और नेक्स्ट सेशन में जो है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट होता है आपका कृतवाच्य, ठीक है। सेकंड होता है आपका कर्मवाच्य और थर्ड होता है आपका भाववाच्य। ठीक है, तो ये एक इंट्रो था यहाँ पर हमारे वाच्य का, यानी कि वाच्य किसे कहते हैं। और देखिए वाच्य होता क्या है, तो वाच्य कहते हैं हम बोलने के विषय को, यानी कि हम वाक्य में हमारे, यानी कि वाक्य जो हम बोल रहे हैं इसमें किसकी प्रधानता है, यानी कि मुख्य रूप से बोलने का विषय क्या है। अगर हम क्रिया जो है हमारी, हम सबसे पहले उसके लिए देखेंगे अपनी क्रिया को कि क्रिया आपकी किसके आधार पर लिखी गई है। क्रिया यदि कर्ता के आधार पर लिखी गई, अब देखिए इसमें क्या होता है, कर्ता के आधार पर, यानी कि जो क्रिया के रूप है, वचन है, लिंग है। ठीक है, क्रिया का जो रूप है, रूप के अंदर आ जाएगा आपका लिंग और वचन। लिंग यानी कि अगर स्त्रीलिंग आपकी क्रिया है तो आप देखेंगे कि ये किसके आधार पर लिखी गई है, कर्ता के आधार पर या कर्म के आधार पर। ठीक है, और आप क्या करेंगे, मैच करेंगे। अगर आपका कर्ता एक वचन है, क्रिया एक वचन है, कर्ता स्त्रीलिंग है, क्रिया स्त्रीलिंग है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो
पूरा वाक्य होगा वो क्या होगा, कृतवाच्य होगा, यानी कि उसमें कर्ता की प्रधानता है। ठीक है, जहां पर कर्म की प्रधानता होगी वहां पर बिल्कुल क्रिया जो है वो कर्म के आधार पर होगी, यानी कि क्रिया का जो रूप होगा, यानी कि क्रिया के जो लिंग और वचन होंगे वो कर्म के आधार पर होंगे। ठीक है, अब जो तीसरा भेद आपका आता है भाववाच्य, उसमें क्रिया ना तो कर्ता के आधार पर होती है ना ही कर्म के आधार पर होती है, वो हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में होती है, क्योंकि वो भाववाच्य है। ठीक है, वहां पर क्रिया ना तो कर्ता के आधार पर होती है और ना ही कर्म के आधार पर होती है। तो ये छोटा सा इंट्रो आज हमने यहाँ पर पढ़ा। इसके बाद हम यहाँ पर अपने इन तीनों टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, इनको डिस्कस करने के साथ साथ इन तीनों की कुछ विशेषताएं हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जब आप सबसे इससे भी जो अगला टॉपिक आपका पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन, ठीक है, उस टाइम पे आपको काम आएगा। यानी कि उस टाइम पे आपको याद रखना है कि कृतवाच्य की क्या विशेषताएं हैं, कर्मवाच्य की क्या विशेषताएं हैं, भाववाच्य की क्या विशेषताएं हैं, कृतवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, कृतवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो ये सारा बहुत ही ज्यादा आपका एक अच्छा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 10th का। तो आज आपने जितना भी पढ़ा है इसको घर पर एक बार रिवाइज करें। एटलीस्ट आप वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने भेद होते हैं और वाच्य आखिर है क्या, ये आप घर से एक बार अच्छे से पढ़कर आएंगे। अगर आपके पास कोई और बुक हो तो वहां से भी आप एक बार पढ़कर आएंगे, ताकि आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ने में और आसानी हो, समझने में। ठीक है, तो टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।